चलिए भाई, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है और कैसे लगता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि लड़ाई कॉन्सेप्ट के बारे में कि कहाँ लगता है, कैसे लगता है। तो लिख लो कि जब कभी ठीक है, जब कभी भी संबंध कैसा हो, ये वाला हो a प्लस बी बराबर सी, तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम? जब कभी संबंध, हाँ, जब कभी, ठीक है, दो संबंधों का संबंध कैसा हो, ऐसे लिख लो, जब कभी दो ठीक है, दो संबंधों का संबंध कैसा हो भाई, a प्लस बी बराबर सी हो, तब हम किसका यूज करेंगे? लड़ाई कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ क्या होगा भाई, जैसे a है कोई, उसका p और q अनुपात है। अब इसमें क्या करा, कोई संख्या है b, उसे जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये जुड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कहाँ? हाँ, तो अब कुछ संख्या जुड़ी ना, हाँ, तो अनुपात क्या होगा? आर अनुपात एस होगा। तो जहां भी ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि दो संख्याओं का अनुपात पी अनुपात क्यू है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, कुछ संख्या जुड़ी बी और अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस होगा। तो वहां पर क्या यूज करना है आपको? वहां पर यूज करना है आपको लड़ाई कंसेप्ट का। कोई भी हम कंसेप्ट सीखेंगे तो कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसका यूज सीखेंगे भाई। जब कभी भी दो संबंधों का संबंध ऐसा हो कि a प्लस बी बराबर सी हो, मतलब कि a प्लस बी बराबर सी कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। कि भाई दे दिया कोई संख्या है p और q, दो अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात p अनुपात q है। अब उसमें कुछ हमने संख्या जोड़ी, दो जोड़ी, चार जोड़ी, छह जोड़ी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अनुपात आर अनुपात एस होगा। तो जहां भी ऐसी बात आएगी वहां पर कौन सा यूज करेंगे आप? लड़ाई कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो इसमें भी चार केस होते हैं। तो चार केस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक बार इसे उतार लो आप, फिर मैं चार केस समझाता हूँ कि चार केस होते हैं, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है। इसमें क्या करा, इसमें कुछ संख्या जोड़ी, तो अनुपात कितना होगा? c अनुपात d हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्या होगा? ad, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? bc, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, बराबर। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा cx और माइनस किसकी मल्टीप्लाई? d और x की dx, ठीक है भाई। देखो, अगर संख्याएं साइन सेम है तो यहां पर माइनस आएगा। मेरा क्या मतलब, अगर प्लस में है तो माइनस आएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, अगर साइन सेम है, अगर यहां माइनस होता तो यहां फिर प्लस लेते। अब ये पहला केस समझा आपने। देखो यहां पर क्या है, साइन सेम आया, दोनों में जुड़ रहा, एक्स जुड़ रहा, संख्या अगर जुड़ रही है दोनों तरफ तो यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। अभी घट रही नहीं घट रही, जितना मैं समझा रहा उतना समझ, बस अपना अगले की बात मत बताओ। कि अब केस नंबर 2 बताऊंगा, जब चारों केस हो जाएंगे तब अपने प्रश्न बताइए, ठीक है। यू चीज समझ में आई भाई? पहले किसकी मल्टीप्लाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसमें से घटा दो, बराबर। फिर dx और cx में जो सा बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे। जी, वो याद रखना, पहले ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड वाले बीच वाले में होगी। हाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, आपस में बड़े में से छोटा घटा देंगे, बराबर। क्या करना है आपको? फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, आपस में इन दोनों को घटा देंगे। तो ये केस नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड क्या है? मान ले क्या है, a अनुपात b है, फिर क्या हुआ, उसमें से कोई संख्या घटाई, दोनों तरफ क्या कर दी? घटा दी, और अनुपात बन गया c अनुपात d। तब कैसे सोल्व करेंगे भाई? तब फिर से वही करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई ad, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या होगा? bc, बराबर। फिर क्या करेंगे, c और x की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना होगा? cx, और माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना होगा? dx। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्लस प्लस हुआ दोनों तरफ तो फिर भी माइनस आया, ठीक है। माइनस माइनस हुआ फिर भी माइनस आया, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी कि ये जरूर दोनों में, ये दोनों हर जगह घटेगा, ये आपस में,
शुरू वाला तो घटेगा। और अगला ठीक है, अगला साइन पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस हुआ तब भी घटेगा, दोनों तरफ माइनस माइनस हुआ तब भी घटेगा। अब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लेकर देखते हैं तब क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, उसमें से पहली संख्या में कुछ जोड़ दिया और दूसरी संख्या में से घटा दिया, तो अनुपात होगा c अनुपात d। ठीक है भाई, तो अब कैसे करेंगे? अब क्या होगा, फिर से पहला सेम रहेगा बिल्कुल, AD माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई BC बराबर। अब देखो, अब क्या करो, CX। अब देखो साइन क्या है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा DX। ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस हो कहाँ ये नहीं, इसका जो रूल है ये है कि अगर प्लस प्लस है तो आपस में घटेंगे, माइनस माइनस है तो आपस में घटेंगे, लेकिन अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आ गया तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे फिर ये आपस में। ठीक है, अब केस नंबर 4 क्या है कि बाद में जुड़ेंगे जब इसकी x की गुणा होगी। हाँ जी, केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 और लिख लो भाई। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, a अनुपात b। फिर इसमें क्या हुआ, पहले में से x घटा दिया और दूसरे में x जोड़ दिया और अनुपात बन गया c अनुपात d। तब क्या होगा, पहला तो सेम रहेगा AD माइनस BC बराबर। अब कितना होगा यहाँ पर, ये दोनों जुड़ेंगे CX और गुना होगी CX और प्लस के कितना हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई DX। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा भाई, हमें क्या पता लग गया कि अगर संख्याएं सेम जुड़ रही हैं तो दोनों का यहाँ पर क्या होगा, घटा होगा। अगर दोनों संख्याएं सेम घट रही हैं तब भी घटा होगा, लेकिन एक संख्या घट रही है और एक जुड़ रही है तो क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पर भी एक संख्या अगर पहली में घट रही है दूसरे में बढ़ रही है तब भी प्लस होगा। तो ये 4 केस है, अभी इन चारों केस को अपनी कॉपी में उतार लो, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा और एग्जाम्पल कराने पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे क्या क्या है ये केस, क्या नहीं है। चलो प्रश्न लिखो साथ के साथ। प्रश्न है, A तथा B की मासिक आय, A तथा B की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, तथा उनकी मासिक व्यय का अनुपात, तथा उनकी मासिक व्यय का अनुपात मतलब खर्चा, हाँ वह होता है खर्चा, 3:4 है। कितना है भाई, 3:4 है। यदि मैं प्रति मास, प्रति महीना, हाँ जी, यदि मैं प्रति मास क्रमशः 1800 रुपये व 1600 रुपये की बचत करते हैं, 1800 रुपये व 1600 रुपये की बचत करते हैं, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। ठीक है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। अब प्रश्न देखो, प्रश्न पढ़ो आराम से। प्रश्न क्या है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। फिर क्या हो रहा है भाई, वे मासिक व्यय क्या कर रहे हैं, उनका मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रम से 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की आय बताओ क्या होगी। अब देखो यहां पर लग गया ना, इनकम बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्चा एक्सपेंडिचर और प्लस के बचत। तो बन गया ना A + B = C वाला फॉर्मूला। तो किसका यूज होगा, लड़ाई कंसेप्ट का। ठीक है, तो इससे भी समझा सकते हो आप, इससे भी समझ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, 1600 और 1800 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आय ले लेंगे पहले। आय का अनुपात क्या है, आय का अनुपात कितना है भाई, A और B का, A और B की आय का अनुपात, इनकम कितनी है 5:6
6। फिर क्या कर रहे हैं भाई, वे दोनों 1600 रुपये की बचत कर रहे हैं, है ना। उन्होंने 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत कर ली। ठीक, अब क्या हुआ, उनकी वार्षिक व्यय का अनुपात, खर्चे का अनुपात कितना हुआ भाई, 3:4। तो अब क्या हुआ, अब आपके पन में प्रश्न आएगा कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया, बचा रही नहीं मैं। वे बचा रहे ना अपना, उन्होंने अलग निकाल के रख लिए 1800 रुपये 1600 रुपये। ठीक है, हाँ प्लस भी ले सकते हो, दोनों तरफ प्लस भी ले सकते हो, वे बचत कर ली उसने। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास बन गया ना कंसेप्ट, बिल्कुल दोनों तरफ सेम चीज है, माइनस माइनस, ये ए है, बी है, ये सी है और डी है। तो क्या करेंगे, बड़े की पहले बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 20। 1:3 ठीक है, फिर 3 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 18। इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, बराबर। अब क्या करेंगे, 18 की और 4 की मल्टीप्लाई कितना होगा 7200 माइनस, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज है, माइनस कर देंगे, 16 × 4800। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, 1 की वैल्यू कितनी हुई 1200। अब आपको क्या ज्ञात करना, बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय कितनी है 6, 1 की वैल्यू 1200 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। तो बी की मासिक आय कितनी है, ये है 7200, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखो पी तथा क्यू की आय का अनुपात। प्रश्न क्या है कि पी तथा क्यू की आय का अनुपात प्रश्न है कि पी तथा क्यू की आय का अनुपात कितना है। पी तथा क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। मैं फॉर्मेट बना के दे रहा हूं आपको, बस प्रश्न कर लेना। ठीक है, उनकी खर्चे का जो अनुपात है वो कितना है, खर्चे का अनुपात है 2:3। और क्या कर रहे हैं, वो उन दोनों में से प्रत्येक कितने हजार रुपए की बचत कर रहा है, 6000 रुपए की बचत कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे इस प्रश्न में, आप ये बताओगे कि पी की आय क्या है। तो आपको बताना है पी की आय क्या है, और दूसरा बताओगे कि पी की क्यू की आय क्या है। दोनों की आय बताओ क्या है। उनके खर्चे का अनुपात है 2:3। हाँ जी, इनके खर्चे का अनुपात 2:3 है, आय का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक 6000 रुपए की बचत कर रहे हैं। तो पी की आय तथा क्यू की आय बताओ। देखो सोल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई, हमको क्या निकालना, पी की आय और क्यू की आय। तो क्या करेंगे, पहले 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 9, फिर क्या करेंगे माइनस 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 8, बराबर 3 की और 6 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 18,000। इसमें से क्या करेंगे 12,000 घटा देंगे, क्योंकि साइन सेम है। तो कितना हुआ, 1 की वैल्यू कितनी हुई 6000। आपको किसकी ज्ञात करना, पी की आई। पी की आई कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू 6000, तो 3 की वैल्यू 18,000। तो ये पी की आई कितनी हुई 18,000। और क्यों क्या निकालनी, तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 4 की। तो 4 में किसकी गुणा 6000 की गुणा, और ये हो जाएगा 24,000। तो पी की आई कितना हुआ 18,000 और क्यू की आई कितनी होगी 24,000, जो आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलो प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न करेंगे, मैं आपको फॉर्मेट बना के दे रहा हूं और फिर आप प्रश्न करना। जी 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 बिल्कुल जी। लिखो पी और क्यू का अनुपात कितना है 7:9। ठीक है, पी में क्या जोड़ा, पी में जोड़ा 40 और क्यू में क्या घटाया, क्यू में घटाया 20। तो इनका अनुपात हो गया 5:7। तो पी तथा क्यू का मान या संख्या क्या होगी, पी तथा क्यू का मान बताओ, जो कि संख्या क्या है बताओ। प्रश्न सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, इस प्रश्न में एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस। ठीक है, तो केस नंबर कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा। पहले क्या करेंगे 7 और 7 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 49, और 9 और 5 की मल्टीप्लाई
45। तो 49 में से कितना घटाएंगे? 4 की वैल्यू सीधी 45 बराबर। अब क्या करेंगे? 4 की और 7 की, मतलब 40 की और 7 की कितना होगा? 280। अब देखो इधर क्या है प्लस और इधर है माइनस, तो क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। तो कितना होगा? 5 सॉरी 4। 4 की वैल्यू 380। 4 की वैल्यू कितना होगा? 380। 1 की वैल्यू 95। तो आपको किसका मान ज्ञात करना? पी तथा क्यू का। तो पी का मान कितना हो जाएगा? जब 1 का मान 95 तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 665। और क्यू का मान 95 और गुणा में कितना हो जाएगा? 7। तो कितना हो जाएगा? वो 95 गुणा 9 सॉरी 9 कितना हो जाएगा? 855। तो यहाँ आपके मान हो जाएंगे। तो भाई तो अब हम सीखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सिक्कों पर सीखेंगे, सिक्के पर कैसे आते हैं। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न क्या होगा भाई? सिक्कों पर आधारित प्रश्न में 3 चीजें होंगी। पहली एक तो होगी प्रारूप, ठीक है, एक होगी सिक्कों की संख्या, और तीसरी होगी मूल्य मतलब वैल्यू। तो क्या होगा भाई? भाई सिक्कों की संख्या और प्रारूप दोनों की गुणा होगा, क्या आएगा? मान आएगा, वैल्यू आएगी। ठीक है, तो प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं डी फॉर डोमेन, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर वैल्यू। ठीक है, सभी को पता है भाई। सिक्कों की संख्या मान लिया कितनी है? 10 सिक्के हमारे पास 5 रुपए के। तो प्रारूप क्या होगा? 5 रुपए के सिक्के, 10 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो गए? 50। तो ये 50 क्या होगा? ये होगी वैल्यू, ये होगा मान आपका। ठीक है भाई, ये तो होगा प्रारूप, ये होगा नंबर ऑफ कॉइन्स और ये होगी वैल्यू। नंबर ऑफ कॉइन्स और प्रारूप की गुणा करनी है। हाँ जी, सिक्कों की संख्या और प्रारूप की गुणा करने के बाद मान निकल जाएगा। भाई कितने सिक्के हैं? 1 के है, 2 के है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 50 रुपए का नोट है, 10 का नोट है, क्या है वो प्रारूप होता है। हाँ, ये 5 के सिक्का था, 10 कॉइन थे आपके पास, 10 सिक्के थे, तो कितने रुपए हुए आपके पास? 50 रुपए हो गए। ठीक है जी, या ये वाली बात तो समझ में आ गई ना? आगे बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इस पर। आपके पास प्रारूप कौन कौन से हैं? मान लिया ये हो सका 50 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया। ठीक है, ये प्रारूप है। और सिक्कों की संख्या क्या है? जो सिक्कों की संख्या है वो है यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर ले लो आप, कितना ले लो? यहाँ पर ले लो 10, यहाँ पर ले लो कितना? 4 और यहाँ पर ले लो 6। ठीक है भाई, तो अब आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं नॉर्मल। भाई इसकी वैल्यू तो अलग अलग निकाल सकते हैं ना। 1 रुपए को तो बदलेंगे ना इसमें। नहीं, मैं अभी बदल नहीं रहा, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। ठीक है, 50 के 8 सिक्के हैं तो 4 रुपए हो गए। तो ये कितने होगा? 4 रुपए, 400 पैसे। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, 1 रुपए में 100 में से 100 पैसे होते हैं। तो ये क्या होगा? इसे हम 4 रुपए भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 पैसे के कितने सिक्के? 10 सिक्के, तो कितने पैसे? 100 पैसे। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 रुपया लिख सकते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के कितने हो गए? 100 पैसे। कितने लिख सकते हैं? 1 रुपया। 1 रुपये के 6 सिक्के कितने हो गए? 6 रुपये। ठीक है भाई, हाँ 600 पैसे नीचे 6 रुपए। हाँ, इसको आप पैसे में बदल सकते हैं। इसे 1 रुपये को 100 पैसे लिख सकते हैं। तो 100 पैसे कितना होगा? 100 पैसे की गुणा 6 में 600 पैसे, तो 6 रुपये। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि ये टोटल कितने रुपए हैं, तो बता सकते हो कितने रुपए हैं? कितने हैं? 4, 5, 6 और 6 12। तो टोटल कितने रुपए हैं? 12 रुपए हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई ना। डोमेन क्या होता है, मतलब प्रारूप क्या होता है, सिक्कों की संख्या क्या होती है, वैल्यू कैसे निकलेगी।
चलिए तो बस आगे बात करेंगे, अब इतना समझना ज़रूरी था। अगर उतारना ये थोड़ा फॉर्मेट टाइप है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रारूप गुणा में सिक्कों की संख्या बराबर वैल्यू या फिर मूल्य। चलिए अब बोल दिया, आपके पास प्रारूप दे दिए प्रश्न में कि आपके पास है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे का प्रारूप है आपके पास। ठीक है भाई, हाँ जी, प्रारूप है क्या, 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के हैं, इतने सिक्के हैं। अब सिक्कों की संख्या कितनी है आपको ये बताई कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 है। ठीक है, आपसे बोल दिया कि टोटल जो मूल्य है, जो रुपए हैं आपके पास, वह टोटल रुपए हैं आपके पास 310 रुपए हैं। तो ये पूछ लिया कि भाई सिक्कों की, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहले बार वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दी गई है, 310 रुपये दिए गए हैं, तो टोटल मान दिया गया है। तो क्या करोगे, अब देखो, अब आपके पास 2 चीज़ है, या तो आप बदलो सिक्कों में, मतलब सॉरी सिक्कों में करें, या तो बदलो आप पैसों में, या बदलो आप रुपयों में। आप देखो किस में बदलना चाहते हो, पैसे में आसान रहेगा या रुपयों में, तो पैसे में आसान रहेगा। अगर आपने ये पैसे में बदला है तो जहां रुपए है वहां भी पैसे लेने पड़ेंगे फिर आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पैसे में बदल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 पैसे हो जाएगा। तो 100 की 3 की गुणा कितनी होगी, यहां पर मान आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा, तो ये कितना होगा 300 पैसे। अब ये कितना हुआ 250 पैसे। अब ये कितना हुआ 70 पैसे। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल भाई 325, 38, 55, 520, 520 या 620, 620। तो 620 पैसों का मान कितना है भाई, 310 रुपए हैं। तो पैसे बदलने के लिए 2 जीरो और ऐड कर लेंगे, तो क्या हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 का मान कितना आ जाएगा 3100 और अपॉन में क्या आ जाएगा 62। तो कितना होगा 31 दूनी 62, तो ये कितना होगा 100/2, तो कितना आ जाएगा 50। तो 1 का मान कितना आया 50। अब जिसके भी सिक्कों की संख्या पूछी है उसकी निकाल दो बस। तो आपसे पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3 गुणा में 50, तो कितने सिक्के हैं 150। ठीक है, ये 1 रुपए के हैं। अगर ऐसे पूछे कि 50 पैसे के बताओ कितने होंगे, 50 पैसे के कितने होंगे भाई, 5 गुणा में 50, 250। 10 पैसे के पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, तो 7 गुणा में 350। तो ऐसे आप प्रश्न को हल कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया, उतार लीजिए अब इसे। आपको बता दिया जाए कि अगर आपके पास प्रारूप दे दी जाए किसके, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के, सिक्कों की संख्या दे दी गई, सिक्कों की संख्या कितना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:9:4, 5:9:4 है। और आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास जो टोटल है रुपए, कुल रुपए आपके पास है 412 रुपए। तो आपको बताना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, प्रारूप दे दिया गया है, सिक्कों की संख्या, वैल्यू निकाल लोगे आप, तो कितना हुआ 50 और 5 की गुणा कितना होगा 250 पैसे। ये को कितना 25 ने 225 पैसे और ये कितना हुआ 40 पैसे। तो इनका योग क्या होगा भाई, इनका योग कितना बैठेगा 515 पैसे। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 412 रुपये। लेकिन अगर आपने ये पैसे बनाए हैं तो इसको भी आपको क्या बनाना होगा, पैसे बनाने पड़ेंगे, तो 2 जीरो और लगा दो।
तो यहाँ पर 1 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा देखो यहाँ से, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे में यह आ जाएगा। तो आप कैसे काटोगे इसको, किससे काटोगे बताओ, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। चलो 5 से काट लो तो कितना हुआ, 5 दूनी 5 एकम 5 और कितना हुआ 103 हुआ, ठीक है। तो 5 से इसको काट लो कितना होगा, ये होगा 412 और गुना में 20, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 104 का कितने टाइम है, 4 टाइम है, और 20 और 4 कितना हुआ 80। तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 80। अब आपको क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 की वैल्यू 80 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अब 25 पैसे का निकालना है तो 80 गुणा 9 कितना होगा, 720, और 10 पैसे का 80 गुणा में 4 कितना होगा, 320। तो ये सिक्कों की संख्या आपकी निकल कर आ गई, जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है जी, समझ में आ गया। क्योंकि 5 काटनी हो तो उसकी 5 में गुणा कर दो। हाँ जी, हाँ जी, अगर 50 पैसे निकालने थे तो 50 पैसे के रेशो में कितने हैं, 5 है। ओरिजिनल 1 की वैल्यू 80 है तो 5 की वैल्यू 400। ऐसे ही 1 की वैल्यू 80, 9 की वैल्यू 25 पैसे में 720 और इसमें 320, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको पैसे पैसे दिए जा रहे थे, मतलब रुपए दिए जा रहे थे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको सिक्कों की संख्या दे रखी हो, ठीक है, तब कैसे प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए, अगर आपको प्रारूप दिया हुआ है ₹2 का, ₹4 का और किसका, ₹2, ₹5 और 10 रुपए का, 2 रुपया 5 रुपया, ठीक है, प्रारूप दिए गए हैं। अब इसमें क्या दिया गया, आपको वैल्यू दी गई है, मतलब मान दिए गए हैं, ठीक है। मान कितना दिया गया है, 3, 4 और 6 के अनुपात में दिया गया है, 3, 4 और 6, ठीक है भाई। आपको दे दिया गया कि टोटल सिक्कों की संख्या, जो टोटल सिक्के हैं आपके पास, टोटल सिक्कों की संख्या है 290। कितने हैं, 290 है। नहीं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, ठीक है भाई। तो क्या निकालनी, सिक्कों की संख्या। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, देखो, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि प्रारूप बराबर क्या होता है, प्रारूप को मैं डी लिख लूं, ओए, डी गुणा में नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर कितना है, वैल्यू है। तो इस बार आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू बटे डोमेन प्रारूप। तो वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6/10 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख लूं, 3/5। ये सिक्कों की संख्या आ गई। तो आप क्या करो भाई, नीचे है तो हमको क्या करेगा भाई, रेशो में नीचे तो रखते नहीं, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 और 10, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, इसका एलसीएम आ गया। तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 की 3 में गुणा कितना हो गया, 15, ठीक है। ये होगा 5 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, 5 से काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6। तो सिक्कों की संख्या का आ गया 15, 8, 6। तो टोटल कितना होगा, 15, 8, 23 और 6, 29। तो 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 290। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 10। तो टोटल सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, 8 की वैल्यू 80 और ये क्या 60। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या खत्म होता है, रेशो, अनुपात खत्म होता है। इसके बाद हम समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुपात इसमें खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब आप समानुपात पढ़ेंगे इसमें, ठीक है भाई।
चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही कर रखते हैं, कल की क्लास में हम समानुपात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप प्रश्न कर लीजिए, जितने भी आपके सामने प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा।